तो इस यूनिट में हम लोग क्या है, इस यूनिट की बात करेंगे तो हम लोग इसमें अकाउंट्स के बारे में, जो अलग अलग पीडब्ल्यूडी की बात करें, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है आपका जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, उसके बारे में जनरली हमको पढ़ना है। क्योंकि अकाउंट्स तो हर जगह आता है, ठीक है। अकाउंट से छोटा मोटा जो वर्कर है, छोटा मोटा जिसका बिजनेस है या बड़ा से बड़ा बिजनेस, हर जगह अकाउंट्स का रोल है। बट ये हम लोग को स्पेशली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो अकाउंट्स होते हैं उसके बारे में समझना है कि वहाँ पे क्या क्या टर्म आपको मिलेगा। तो अकाउंट्स मतलब जैसे कि आप मेजरमेंट बुक बोल रहे हैं, तो इसका भी एक रोल है, इससे ये भी अकाउंट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मेजरमेंट बुक है तभी हमारा एक आगे चल के बिल बन सकता है, उससे एक एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट बना सकते हैं हम, जितना मेजरमेंट बुक में दिया रहेगा मेजरमेंट उसके हिसाब से। तो हम लोग इसमें देखेंगे, मेजरमेंट बुक के बारे में देखेंगे। उसके बाद नॉमिनल मस्टर रोल, एक्चुअली एनएमएल जो आपको दिख रहा है, नॉमिनल मस्टर रोल जो क्या है, इसमें हम लोग का क्या है, जो मजदूर पहले क्या होता था, जो लेबर का डेली का जो वेजेज होता था, जो काम होता था, वो सब उसमें मेंशन रहता था कि इस आदमी ने ये काम किया, ठीक है, और इसका रेट ये है, इतने से इसका इतना पैसा। तो उस तरह का एक मस्टर रोल बनता था, तैयार होता था कि क्या काम किया और कितने से कितने बजे तक काम किया, ठीक है, इस तरह से हर डे का इसमें भरा जाता था। उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग फॉर्म्स लिखेंगे। इम्प्रेस्ड कैश क्या है, इंडेंट क्या है, इनवॉइस क्या होता है, बिल्स क्या है, ठीक है, वाउचर्स क्या हो गया। उसके बाद कैश बुक क्या होता है, कैश बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। और कभी कभी टेम्पररी एडवांस वगैरह जो चीजें हैं वो चीज हो गया, ठीक है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स वगैरह भी आएगा इसमें। तो ये सब है। तो ये जनरली ये सब जो टर्म्स आपको दिख रहा है, ये बहुत देखने को आपको मिलेगा जब आप एज ए जेई काम कीजिएगा इस किसी पीडब्ल्यूडी में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन समझते हैं कि हमारे पास बजट कैसे आता है, ठीक है। तो कौन बताइए कि बजट हमारे पास कहाँ से आएगा, एज ए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है, आपके पास बजट कहाँ से आ रहा है। पीडब्ल्यूडी क्या है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो हमारा पैसा कहाँ से आएगा, सो बताइए। तो मैं देखिए, तो जो गवर्नमेंट से आएगा, देखिए यहाँ क्या है सिस्टम, अगर आप जानते हैं, अगर समझते हैं चीज को, तो देखिए सिस्टम में क्या है, जो ट्रेजरी आप सुने हैं, कौन कौन सुना है ट्रेजरी के बारे में। ट्रेजरी ऑफिस हर जिला में आपको ट्रेजरी ऑफिस दिखता होगा, सुने हैं कि नहीं। ये सर ये सर कोर्ट में होता है। सुने हैं। ये सर कोर्ट में होता है। कोर्ट में रहता है। जो कि स्टाम्प या फिर आप कोई भी जो कीमती सामान होता है, पेपर होता है, वहीं पर रखा जाता है। ट्रेजरी ऑफिस के बारे में सुना है, ट्रेजरी ऑफिस। हाँ आप सर। जो देखिए, अगर सरकारी संस्थान की बात करें, सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें, तो सबका जितना सैलरी बिल है या वर्क का बिल है, जितना काम जो हो रहा है, सबका बिल कहाँ से पास होता है, इसको बताइए। सबका बिल जो है एक ट्रेजरी से पास होता है। तो हर जिला में, हर जिला, जैसे अब बिहार के सेंस में बात करें, तो आपको हर जिला में एक ट्रेजरी ऑफिस होता है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस कटिहार हो गया, या अलग अलग जो भी जिला है, जो सबका नाम आप जान रहे हैं, तो हर जिला में आपको एक एक ट्रेजरी ऑफिस है। और सारा ट्रेजरी ऑफिस कहाँ से जुटा हुआ है, जो वित्त विभाग है आपका, ओके, जो वित्त विभाग है कहाँ, जो आपको राजधानी कैपिटल में जो आपका है, पटना में जो है, तो वहां से फाइनेंस डिपार्टमेंट से सारा ट्रेजरी जुड़ा हुआ है। तो जो बजट आया है, ठीक है, मान लीजिए आपके विभाग को जो बजट अलॉट हुआ, वो आ गया बजट आपके यहाँ, तो वो जो बजट है, वो आप डायरेक्ट उसको निकासी नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट आप निकाल नहीं सकते उस चीज को। वो जो है एक सिस्टम है। वो क्या होगा, बिल आप जो है, जिसको, जो हेड होता है ऑफिस का, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं डीडीओ। डीडीओ का मतलब एक टर्म लिखिए, डीडीओ, पूछेगा आपको ये सब ऑब्जेक्टिव में। डीडीओ का मतलब होता है ड्राइंग एंड डिसवर्सिंग ऑफिसर, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, बुक में दिख रहा है। तो डीडीओ जो होता है, कौन होता है, जो ऑफिस का हेड होता है ना, डिवीजन का जो हेड होता है, वो कौन होता है, वहाँ का डीडीओ होता है, मतलब ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। मतलब उसके पास फाइनेंशियल पावर रहता है, और वो जो है वेतन का निकासी या किसी भी काम का बिल का निकासी वो कर सकता है। मतलब पेमेंट हुआ, अप्रूव किया, और उसका जो चैनल है कि ट्रेजरी भेजा जाएगा, मतलब उस ऑफिस से डायरेक्ट को पास नहीं हो सकता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम कहाँ से है,
कि जो बिल है तैयार करके, साइन करके, अप्रूव करके, पास करके बिल को कि हाँ बिल पास्ड है, उसके बाद साइन करके उसको भेजना पड़ता है ट्रेजरी, और ट्रेजरी जो है उसके बेसिस पे फिर ट्रेजरी पास करते हैं, जो ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं वो उस चीज को पास करेंगे, तो वो पास कर देंगे अगर, तब जाके आपका जो जो बिल है पास हुआ, और जो पैसा होगा आपके बजट से कट जाएगा, जो आपका जो अकाउंट होगा उसमें पैसा, मान लीजिए आपका आया बजट कि आपके ऑफिस को इतना मिला है, तो उस ऑफिस के जो अकाउंट है उससे कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो उससे आप डायरेक्ट निकासी करने का कोई भी सिस्टम नहीं है कि आप डायरेक्ट डीडीओ डायरेक्ट पैसा निकाल ले, ऐसा सरकारी संस्थान में नहीं होता है, सरकारी विभाग में नहीं होता है। तो इसमें क्या है, आपको एक डीडीओ होता है जो डिवीजन का हेड होगा, जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक डिवीजन का हेड है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तो वो क्या करेंगे, वो डीडीओ हो गए, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। तो उनका जब साइन होगा तभी वो ट्रेजरी जाएगा, और ट्रेजरी में जब टीओ का साइन होगा तभी आपका बिल मतलब पास समझा जाएगा, पास हो गया, और आपका आ जाएगा आपके अकाउंट में, जो जो भी बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा उसके बाद जब पास होगा। तो इस पे बैंक का भी एक रोल है, जैसे ट्रेजरी पास कर रहा है, तो जब ट्रेजरी पास कर दिया तो बैंक को वो चीज जा रहा है, ठीक है, तो बैंक के पास फिर वो गया, और बैंक वहां से पास कर दिया। तो आजकल क्या हो गया है, ये सारा चीज ऑनलाइन हो गया है, ठीक है, इस स्टेट में भी पूरा चीज ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन सिस्टम में अब क्या है, एक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है जिसमें ऑनलाइन बिल बनता है, ठीक है, सारा बिल जो है आपको ऑनलाइन बनता है। मतलब हमारा बिल कहाँ से बनेगा, कंप्यूटर से, हमारा एक सर्वर है, एक लिंक है, उसको खोलेंगे, उस पर हम लोग बिल को चढ़ाएंगे, जहाँ सारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है उसको अपलोड करेंगे, और उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर देंगे। और जो ऑनलाइन सिस्टम में क्या है, जो डीडीओ है वो उस पर साइन तो नहीं करता आजकल, अब क्या करता है कि अपना ई साइन करता है, मतलब जो ओटीपी आता है ना, जैसे आपके मोबाइल पे, जैसे आप लोग पेमेंट करते हैं कुछ करते हैं तो ओटीपी आता है मोबाइल पे, तो ओटीपी क्या है, ऑथेंटिक चीज है कि आपके मोबाइल पे ही आ सकता है, दूसरे मोबाइल पे नहीं आएगा, और ओटीपी आप दे दीजिएगा तब आपको वहां से चला जाएगा आगे। तो इसी तरह से जो डीडीओ होता है उनके उनके पास ओटीपी आया, उनको ई साइन किया बिल को, और चला गया ट्रेजरी, फिर ट्रेजरी जाएगा, ट्रेजरी ऑफिसर भी उस चीज को ई साइन करेंगे, वहां पे फिर बिल चेक होता है, ये होता है, फिर वो पास करेंगे, तो वहां भी ई साइन होगा। जो ऑनलाइन सिस्टम है वहां भी वो ओटीपी डाल के उसको ई साइन कर देंगे, तब वो पास होके चला जाएगा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें, आरबीआई को आप समझते हैं, फिर वहां जाके नेफ्ट होके पैसा जो है क्रेडिट होता है। एक लंबा चौड़ा ये प्रोसीजर है। तो आपको ये समझना है कि बिल जो है पास कैसे हो रहा है, ठीक है, आपको एक जो डीडीओ है उसके आगे आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या दिमाग लगाना है कि बिल कैसे बनेगा, ठीक है, या आपको इतना समझ लेना है कि डीडीओ कौन होता है ये जानना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि पैसा जो होता है वो बजट हमारे डिपार्टमेंट को कहाँ से आ रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि जो अकाउंटेंट जनरल होते हैं, एजी जो जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, एजी ऑफिस जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वहां से ये सब पैसा जो है आपको बजट अलॉट हुआ होके आया है, हर विभाग को अलग अलग अलॉट होके आया है, ठीक है। आप सुने हुए ना ये सब चीज कि बजट के लिए मीटिंग हुआ, कैबिनेट का मीटिंग हुआ, सब विभाग को इतना 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 मिला है ना, सुनते हैं ये सब चीज। तो जब ये विभाग को मिलता है तो फिर विभाग क्या करता है, सारे ऑफिस को भेजता है एक अलॉटमेंट, ठीक है, बजट जो है, और उस बेसिस पे फिर पैसा जो काम होता है आपका बिल होता है पास होता है उसमें लगता है, और उसी में जैसे वेतन वगैरह होता है, लोगों का सैलरी होता है, सारे जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, कर्मचारी जो भी हैं, तो सबका वेतन वगैरह भी उसी तरीके से निकलता है। तो आपको समझना है जनरली ये जो भी वर्क्स है उससे रिलेटेड बिल को कैसे पास कर रहे हैं। तो चलिए कुछ कुछ और टर्म्स आगे बढ़ के देखते हैं। तो अकाउंट का मीनिंग आप समझ गए, ये क्या है, मेथड ऑफ बुक कीपिंग है, ठीक है, इससे आपको एक्यूरेटली आपको पता चलता है, ठीक है, कि कितना हमारा कॉस्ट लगा है किसी भी काम को कराने में, तो ये अकाउंट से पता चलता है, ठीक है। और देखिए जो आपका जो पीडब्ल्यूडी कोड है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या है फॉर्म्स वगैरह दिया हुआ है, जो पीडब्ल्यूडी कोड अगर पढ़िएगा आप, ठीक है, जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो आरसीटी है, पीडब्ल्यूडी बिहार का साइट है, उस पर जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, अलग अलग आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो वहां से फॉर्म्स आप देख सकते हैं। तो पीडब्ल्यूडी अकाउंट्स का फॉर्म वहाँ दिखेगा कि अलग अलग तरह का फॉर्म होता है, उसी फॉर्म में किसी का नाम एमबी है, किसी का नाम नॉमिनल मास्टर रोल है, किसी का नाम कैश बुक है, किसी का नाम कुछ है, तो इस तरह से आपको पूरा लिस्ट मिलेगा। तो सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे है दैट इज मेजरमेंट बुक। तो मेजरमेंट बुक क्या है, जैसे कि इसका नाम आपको दिख रहा होगा, दिस इज
मेजरमेंट बुक, मतलब मेजरमेंट इसमें होगा, ठीक है। इस बुक में मेजरमेंट चाहिए, मतलब आपको जितना भी काम चल रहा है, सपोज आपके पास एक स्कीम है और उसका सारा टेंडर वेंडर होके, एग्रीमेंट होके काम शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि आपने पीछे जो चैप्टर्स पढ़े हैं, जो भी यूनिट्स पढ़े हैं, उसमें देखा होगा कि सारे सब में आपने देखा कैसे बिल तैयार हुआ, कैसे अप्रूवल मिला, कैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना, उसके बाद कैसे टेंडर हो गया, कैसे एग्रीमेंट हो गया, साइन हो गया, और उसके बाद जो हमारा काम एग्जीक्यूट हो गया। और जब काम एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब जैसे ही काम प्रोग्रेस करेगा, फिर आपका ये चीज शुरू हो जाएगा, एमबी वगैरह, कि काम हुआ तो आपको रोज लिखना है एमबी में कि इतना इतना काम हुआ, इतना इतना काम हुआ, तो हर चीज वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो वहां देखिएगा एमबी में एक्चुअली क्या लिखाता है कि जो काम है उसका स्पेसिफिकेशन लिखाता है, ठीक है। मतलब पूरा आइटम लिखना पड़ेगा आपको विथ आइटम कोड, कि ये वर्क है, आइटम अर्थ वर्क, एक्सक्यूशन, ये वो पूरा फलना लिखना पड़ेगा आपको, पूरा जो वर्क होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपको दिखाए थे एस्टिमेट जैसा बनता है, पूरा लिखना पड़ता है। आप ऐसे ख्याल नहीं कि एक्सक्यूशन, एक्सक्यूशन वर्क ऐसा नहीं लिखना है आपको, हर चीज लिखना है एक्सक्यूशन वर्क में। तो आइटम तो जो स्पेसिफिकेशन है उस तरह से लिखना है, प्लस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, ये सब, जैसे कि आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ मैं, देखिए बुक में भी है आपके, तो इस तरह का आपको चीज रहेगा। मतलब एक तरफ पार्टिकुलर्स दिखेगा, ठीक है, एक तरफ आपको डिटेल्स ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है, जिसमें नंबर आता है, लेंथ, ठीक है, विड्थ हो गया, डेप्थ हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हो आप, जो कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया लिख रहा है ना, कंटेंट ऑफ एरिया, इसको क्वांटिटी आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्वांटिटी रहता है। तो हम लोग पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, जो आइटम्स है, जो वर्क का आइटम है जो भी, उसको इसमें लिखेंगे, उसके बाद नंबर लिखेंगे, उसके बाद लेंथ, विड्थ और डेप्थ लिख के उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपका एमबी का फॉर्मेट है, हर पेज पे ऐसे रहेगा। एक छोटा सा बुक होता है, ज्यादा बड़ा बुक नहीं होता है। आप इसको हमेशा कैरी करते रहिएगा, एज ए जेई जो है ये आपके पास रहेगा, आपके ऑफिस से इशू होगा, उस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का साइन होगा कि इस एमबी में इतना पेज है, इतना ये है, ठीक है। एक भी पेज इधर से इधर नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज भी होता है, जो आप एज ए जेई किसी को नहीं देना चाहेंगे, है ना। तो हाँ बोलिए। है, नहीं मतलब जैसे काम चल रहा है, मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, जैसे काम चल रहा है, ड्यूरेशन चल रहा है, एमबी जो है आपका खत्म नहीं हुआ है, एज अ जेई आपका काम है, तो आप एमबी दूसरों को क्यों दिखाइएगा, हमको ये बताइए क्यों दिखाइएगा। ये तो, ये क्या चीज है, एमबी क्या है कि ये जो है एक तरह से मानिए कि हम जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, उससे हमने देखा, उसको हमने देखा कि भाई इतना काम किया है, उतना हमने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंस आता है कि हम जो है उस एमबी बुक को अपने पास रखना चाहिए। क्या है कि देखो जो मेजरमेंट आप लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका जो एस्टिमेट है उससे मैच कर रहा है कि नहीं, ये चीज वो चीज, तो एक इश्यू रहता है। आप समझिएगा आगे जाके कि मेजरमेंट बुक जो है ये क्या है, आपको अपने पास रखना है। और ये चीज बहुत ही बड़ा एक नहीं बोलते हैं इसको, रखना चाहिए, जो नहीं होता है कि कभी गायब हो गया तो दिक्कत हो जाएगा आपको, वो चीज है। तो मेजरमेंट बुक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये नहीं रहेगा तो फिर आप बिल कैसे कीजिएगा, बिल कैसे बनाएगा, किस बेसिस पे। तो हर दिन जो काम हो रहा है उसको आप लोग को एमबी में लिखना है। तो एमबी जो है, ठीक है, हालांकि कोई देख भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कहने का मीनिंग ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसको हम लोग किसी को क्यों दिखाएं या रखें कहीं पे भी उल्टा सीधा कहीं इधर, इसलिए। तो ये सारा चीज जब आप एज ए जेई है तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गया कि आप काम करा रहे हैं। तो आप तो ये नहीं चाहेंगे कोई इसमें कटकुट करे, कोई इसमें देखे कुछ माइनस प्लस कर दे, तो इस तरह का चीज भी नहीं चाहेंगे ना। तो इस सेंस में हम बोल रहे हैं कि जो भी मेजरमेंट है काम का, आपको एक्चुअल लिखना है, जो कितना काम हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, एज पर द स्पेसिफिकेशन जो काम हो रहा है, एक्चुअल जो आपका मेजरमेंट है वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो चीज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसी पे जाके आपका आगे चल के एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है, जो बिल बनाइएगा, इसी पे बनाइएगा आगे जाके, ठीक है। जैसे क्वांटिटी निकल जाएगा तो इसी क्वांटिटी पे आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें रेट को मल्टीप्लाई रेट कर से देना है, रेट से मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई देना। करेंगे कॉस्ट आ जाएगा क्या। यस। तो इसमें हम लोग को क्वांटिटी निकल जाता है सारा आइटम्स का, जितना भी आइटम वर्क है। उसके बाद हम लोग बिल बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे कॉस्ट का। उसके बाद देखिए इसमें अगर बोलेगा इट हैज
देख लीजिए जो भी कॉलम्स होते हैं इसमें, ठीक है, 4 5 6 कॉलम रहता है, देखे होंगे। उसके बाद ऑल द पेजेज आर मशीन नंबर, मतलब सारा पेज में क्या रहता है, ऐसा प्रिंटेड रहता है, उसमें हर चीज लिखा रहता है, एक भी पेज इधर से उधर मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो एक भी पेज कटने का मतलब समझिए कि हो सकता है कि उसमें से कुछ गायब हो गया, तो वो रिकॉर्ड गायब होना मतलब समझते हैं ना कि कुछ दिक्कत हो जाएगा फिर आपको, क्योंकि वहां पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पहले साइन किया रहता है कि इसमें इतना डॉक्यूमेंट्स है, तो सारा पेज होना चाहिए। खत्म भी हो जाए एमबी मान लीजिए बीच में, तो भी बाकी पेज नहीं फटना चाहिए, समझे कि नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। ईच बुक इज प्रोवाइडेड विथ एक्स्ट्रा लीव्स फॉर इंडेक्स, फॉर रिव्यू बाय डिविजनल अकाउंटेंट एंड फॉर रिव्यू बाय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए और डिविजनल अकाउंट दोनों का उसमें साइन रहता है, जो एमबी होता है उसके आगे भी और पीछे वाले पेज पे भी रहता है, देखिएगा। तो इस तरह का एमबी रहता है। उसके बाद देखिए सीरियली आपका इसमें नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर मेंटेन होता है, मतलब मान लीजिए एक काम शुरू कर दिया आपने, तो एक काम में ये जरूरी नहीं है कि एक ही एमबी में सारा हो जाए, हो सकता है दूसरे एमबी में जाए, तीसरे एमबी में जाए, चौथे एमबी में जाए, इतना वर्क होता है। तो आपको सारा एमबी जो है नंबर्ड रहता है, मतलब ऊपर में देखिएगा लिखा रहेगा, लिखा रहता है कि ये 001 है, 002 है, 003 है, इस तरह से एमबी का नंबरिंग रहता है। और सारा रजिस्टर में मेंटेन होता है कि ये एमबी बुक जो है ये पार्टिकुलर वर्क के लिए है, और इनको इनको असाइन किया गया, उनका साइन होगा वहां पे। तो इस तरह से चीजें होती हैं, ठीक है। सारा चीज इसमें रहेगा, नाम वाम किसको इशू हुआ है नहीं हुआ है सब कुछ रहेगा, ठीक है। A similar register is maintained in सब डिवीजन ऑफिस showing the names of officer to whom issued। मतलब कि जैसे मान ली कोई डिवीजन ऑफिस में है एमबी का रिकॉर्ड, तो ये सब डिवीजन ऑफिस में भी होना चाहिए। जैसे कि डिवीजन सब डिवीजन का मीनिंग क्या हुआ, कि मान लीजिए कि कटिहार में हमारा पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, ठीक है। तो कटिहार का जो ऑफिस होगा वो डिविजनल ऑफिस हो गया, मतलब वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं, उनका ऑफिस हो गया। और उनके अंडर बहुत सारे क्या होंगे, असिस्टेंट इंजीनियर होंगे, ठीक है, जो आप चार्ट जानते हैं। तो उनके अंदर जो भी एई होंगे, वो एई जो होगा अपना अपना उनका एक ऑफिस होगा, और वो ऑफिस कहाँ होगा, अलग अलग जो है ब्लॉक्स के, मान लीजिए सब डिवीजन बना हुआ है, मान लीजिए 2 4 ब्लॉक पे एक एक ऑफिस होगा, ठीक है। तो 2 4 ब्लॉक पे जो है सारा कटिहार का जितना ब्लॉक आपको दिख रहा है उसमें 2 4 ब्लॉक पे एक एक एई का ऑफिस होगा, ठीक है। तो उस तरह का होगा। तो उसी पे क्या है कि एक सब डिवीजन ऑफिस हो गया, उसके नीचे कोई ऑफिस नहीं रहता है, मतलब सब डिवीजन ऑफिस है उसी के अंदर सारा ब्लॉक आ जाएगा, और उसी के अंदर सारा जेई आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी जेई हैं जो भी, वो रहेंगे सब डिवीजन ऑफिस के अंदर। मतलब वहाँ पे जो जो उनका जो हेड हो गए, मान लो जो उनको रिपोर्ट करेंगे, जिनको वो रिपोर्ट करेंगे वो एई हो गए, जो जेई है। तो जेई जितना भी काम करेंगे वो रिपोर्ट कहाँ आएगा, पहले एई के पास, फिर वहाँ ऊपर आएगा। तो इस तरह से। उसके बाद entries in MB should be continuous without leaving any blank space। इसमें blank space नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन अगर एंट्री कर दे, कुछ भी एंट्री कर दे, आप देखिए बाद में से शक के घेरे में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसलिए हम इसको कॉन्फिडेंशियल बोल रहे हैं। At the end of each set of measurement, the officer recording has to certify measured by me and to put his signature with date। एकदम इंपॉर्टेंट चीज अभी यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए हर चीज आप जो लिखते हैं ना, वहां आपका साइन होता है। जो भी चीज आप एंट्री करते हैं उसमें आपका साइन होता है, ठीक है। तो आप उसमें हर चीज को साइन करेंगे, डेट डालेंगे, मतलब ये रिकॉर्डेड बाय मी, ठीक है। तो ऐसे चीजों को आप क्यों किसी को देना चाहेंगे, सपोज आप साइन कर रहे हैं कि हमने इतना मेजरमेंट लिया, कोई बढ़ा दिया तो, ठीक है, कोई घटा दिया, कोई कुछ कर दिया, तो इसलिए ये चीज थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होगा कि आपको इश्यू हुआ है तो आप रखिए। बिफोर टेकिंग मेजरमेंट्स द ओवरसियर दैट इज जेई, पहले अब पहले ओवरसियर बोलते थे, should make himself familiar with all condition and specification provided in contract agreement। प्लस आपके पास एक एग्रीमेंट का कॉपी रहेगा, एक कॉपी कॉन्ट्रैक्टर के पास भी रहता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उसको आपको हमेशा देखते रहना है कि काम इस हिसाब से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आप जो एमबी में लिख रहे हैं, आप तो जो काम दिया गया है उसको उतने में काम, उतना तो काम होना चाहिए ना। तो आपको वो भी देखना है कि इतना काम था उतना हुआ कि नहीं, उसके बाद हम चढ़ाएंगे एमबी में। तो ये भी चीज ध्यान में रखना है। ऑल मेजरमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन इंक डायरेक्टली इन द मेजरमेंट बुक एंड नो वेयर एल्स, मतलब सारा उसी में आपको लिखना है मेजरमेंट को। नो एंट्री शुड बी इरेज्ड, ठीक है। इफ अ मिस्टेक इज मेड इट शुड बी करेक्टेड बाय क्रॉसिंग आउट, इंसर्टिंग करेक्शन, एंड द करेक्शन दस मे बी इनिशिएटेड एंड डेटेड। मतलब इनिशिएट मतलब क्या हुआ
कि आप फिर वहां पे साइन कीजिए, इनिशियल साइन नहीं मारते हैं, तो मान ली कट हो गया तो कुछ घसिए मत उसको, एक लाइन खींच दिया हमने, उस पर लिख दिया, फिर साइन कर दिया अपना कि हमने ये किया है, साइन करके डेट डाल दिया, तो फिर दिक्कत नहीं है। ये सब अकाउंट का खेल। अकाउंट के बुक में कहीं भी आपको काट कुट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए गलती हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार काटना है उसको और इनिशियल कर देना है और डेट डाल देना है, ये रूल होता है। क्योंकि अगर काटिएगा, घस दीजिएगा उसको, तो फिर वो दिक्कत है। और मान लीजिए बार बार अगर गलती आ रहा है, 2-4 बार गलती आ गया है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात बहुत ही ध्यान पूर्वक ये काम करना होगा। When any measurement are cancelled, the cancellation must be supported by the initial of the officer ordering cancellation। मतलब कुछ भी अगर मेजरमेंट कैंसिल हो रहा है, मान लीजिए कुछ भी ऐसा, मान लीजिए डिस्प्यूट आ गया, तो उसको क्या होगा, प्रॉपर कैंसिलिंग होगा, सारा साइन होगा वहाँ पे। मेजरमेंट शुड बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड हिज सिग्नेचर शुड बी टेकन एट द बॉटम ऑफ द मेजरमेंट। अब ये भी देखिए, तो क्या है कि मेजरमेंट जो लेते हैं, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो दोनों तो वहाँ रहेंगे ही, ठीक है, जो जेई है उन दोनों को तो काम करना है वहाँ पे मिलके, कि वो कितना काम कर रहा है उतना ही काम लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर भी लिखे हाँ भाई इतना ही काम हुआ है, ठीक है, ये चीज है। एनी पेज इज लेफ्ट ब्लैंक थ्रू मिस्टेक शुड बी कैंसल्ड बाय डायगोनल लाइंस। मतलब ऐसे ऐसे रेड पेन से काट देंगे और साइन कर देंगे, ठीक है, कि कट गया तो साइन करके टेस्टेड करवा देंगे। इफ अ मेजरमेंट बुक इज यूज्ड बाय अ नंबर ऑफ ऑफिसर, द नेम ऑफ डिफरेंट ऑफिसर शुड बी रिकॉर्डेड एट द बिगिनिंग ऑफ मेजरमेंट बुक। मतलब मान लीजिए अगर मेजरमेंट बुक 2-3 ऑफिसर, 2-3 जेई को दिया गया है, तो सबका क्या होगा, उस पर सबका साइन रहेगा, सबका नाम उस पर रहेगा। सेपरेट मेजरमेंट बुक शुड बी यूज्ड फॉर वर्क्स डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड डिपार्टमेंटल लेबर्स, ठीक है। तो ये हो सकता है जो मान लीजिए अलग अलग लेबर्स हैं, तो उसके लिए सेपरेट हम लोग यूज करेंगे। अगर एक है तब दिक्कत नहीं है। लॉस ऑफ मेजरमेंट बुक इज अ सीरियस मैटर एंड इट इज टू बी रिपोर्टेड टू द हायर अथॉरिटीज। मान लीजिए कहीं खो गया है मेजरमेंट बुक, तो ये आपको छुपाना नहीं है कि खो गया है या आपको रिकवर करने में लग जाए, तो ये नहीं करना है। ये आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसका सीरियल नंबर होता है, ठीक है, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं, कुछ डुप्लीकेट नहीं कर सकते उस चीज को, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। When a measurement book cannot be traced for a month, the fact should be reported to superintending engineer who has to take suitable action in that matter। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि बाकी का काम होगा, जो एफआईआर का है ये चीज है, तो वो सब हो सकता है, तो उस पर जो डिसीजन होगा वो उनके द्वारा लिया जाएगा। समझे? तो मेजरमेंट बुक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जो है आपको बहुत ही ध्यान से इसको भरना है, विथ एग्रीमेंट फॉर्म साथ में रखना है, प्लस जो साइट पे काम हो रहा है उसको देखते हुए आपको उसमें भरना है। ओके, क्लियर हुआ ये चीज? एमबी का इंपॉर्टेंस समझ में आया? यस। ठीक है, तो बहुत लोग एमबी भरेंगे आगे चल के, क्या लगता है? यस सर। कौन है जिसको बहुत ही चाहत हो, मतलब जिसको लगता है कि नहीं हम भरेंगे ही, जो डिटर्मिनेशन होता है, कोई है क्या? हम भरे हैं सर। ऋत्विक? हाँ सर। हाँ, तो ऐसा है, देखिए सब ध्यान रखना पड़ेगा पूरा मेजरमेंट बुक भरने पे। तो अभी और बताएं, कुछ डेवलपमेंट और हुआ है? जो मेजरमेंट बुक होता है ना, अब क्या हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम आ गया है जिसको बोलते हैं ईएमबी, ठीक है। एमबी मतलब उसको बोले ईएमबी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मतलब अब ऑनलाइन हो गया है एमबी भी। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सारा चीज को आपके मोबाइल ऐप में एक ईएमबी का एप्लीकेशन है, उसमें डेटा भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, प्लस उसका एक पासवर्ड होगा, ये होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही मोबाइल में खुलेगा, इस तरह का चीज होगा, तो वो भी हर कोई नहीं खोलेगा। तो ईएमबी भी बहुत जगह, बहुत सारे स्टेट्स में अभी लागू हो गए हैं। ईएमबी मतलब जो भी मेजरमेंट हो रहा है अब ऑनलाइन सिस्टम से होना शुरू हो रहा है, तो उसमें भी सारा चीज वही रहेगा। बट जो जो भी मिस्टेक्स वाला होता था चीज, वो नहीं होगा। जो कैलकुलेशन करना है, जोड़ना है, घटाना है, तुरंत हो जाता था, ठीक है। तीनों को चारों को मल्टीप्लाई करना है तो हमको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके लिखना होता था। तो वो जो ऐप होगा, ऐप ईएमबी का जो ऐप होगा, उसमें क्या होगा, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, वो सारा चीज क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, अपने आप कैलकुलेट होगा, टोटल आ जाएगा क्वांटिटी। तो काफी आसान बन गया है, ईएमबी भी आ गया है। चलिए अब आते हैं हम लोग नॉमिनल मस्टर रोल की बात करें। तो नॉमिनल मास्टर रोल किसके लिए काम आता है आपको? जो भी लेबर्स हैं, जो लेबर काम करते हैं,
साइड पे, उनका जो रिकॉर्ड है इसमें आता है, इस रोल में, मास्टर रोल जिसको बोलते हैं आप लोग, नॉमिनल मास्टर रोल, NMR, फॉर्म नंबर 21। तो इसमें क्या है आपको, in case of works for a public body, a record has to be maintained, ठीक है, for the labors employed on each day. This is achieved by maintaining the master roll. तो master roll को हम लोग रोज इसको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब सारा उसका क्या है, डिटेल लिखना पड़ेगा, उसका नेम लिखना पड़ेगा, कितने बजे से कितने बजे तक काम किया, जो काम का नाम लिखना पड़ेगा, कितना क्या काम किया, वो सब लिखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। और उसके बाद उसको, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। द प्रेजेंस इन मास्टर रोल शुड बी मार्क बाय अ प्रॉपर ऑफिसर, मतलब मास्टर रोल जो है, मान लो आप यही है, आप उसको उसमें कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सिग्नेचर ये सब सारा चीज फिर वही लगेगा। पीरियोडिक इंस्पेक्शन बाय हायर अथॉरिटी इज एक्सपेक्टेड, मतलब उसको क्या है, चेक करते रहेगा बार बार लोग उसको, एक तरह का फॉर्म समझिए, एक फॉर्म हो गया। देखिए इस फॉर्म को पहले देख लेते हैं, आप लोगों के बुक में होगा ये चीज, बुक में देख रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, तो ये जो मास्टर रोल है, ये जो भराएगा, ये जो है सब कुछ इसमें लिखा होगा, देखिएगा इसमें, देखिए डेजिग्नेशन वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर लिखा हुआ है, नेम ऑफ ग्रुप अकॉर्डिंग टू क्लासेस, उसका फादर्स नेम, डेट, मंथ वगैरह लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, डेटेड इनिशियल ऑफ पेइंग ऑफिसर, मतलब यहाँ पे आपको साइन करना है, आपको जो भी ऑफिसर होंगे। और उसके बाद देखिएगा इसी पे क्या होगा, जो ये जो आपको भर रहे हैं, इसी पे फिर आगे चल के बिल बन जाएगा इसका, मतलब पास करेंगे, जो अकाउंट ऑफिसर होंगे उसको पास करेंगे, साइन होगा, इसी पे उनको पैसा मिलेगा। तो इस तरह से ये फॉर्म रहता है, जो आप देखें बुक में देख रहे होंगे, इसमें सारा डिटेल इस तरह का मेंटेन किया जाता है। तो ये जो है आपका, इसमें अभी थोड़ा और देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ है। तो जो भी है, in first part there are columns and spaces for names of worker, designation, date of attendance, rate of wages, रेट वगैरह जो भी डिसाइड होता है आपको, वो क्या है, सरकारी रेट जो है आपका डिसाइड किया जाता है, जो डिपार्टमेंट है उसका, उससे ये चीज आएगा, ठीक है। टोटल अमाउंट ड्यू इच डे, ठीक है, इच वर्कर, टोटल अमाउंट ड्यू फॉर होल, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ पर्सन टेकिंग अटेंडेंस, उसका रहेगा साइन, सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर मेकिंग पेमेंट, उसका भी साइन रहेगा। तो ये सब उसका पार्ट है। अगर सेकेंड पार्ट की बात करें, डिटेल ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क डन बाय द वर्कर, जो वर्कर है उसके कारण जो काम किया गया है, उसका भी वहाँ पे डिटेल रहेगा, क्वांटिटी क्या काम किया गया है, कितना काम किया गया है, ठीक है। मास्टर रोल जो है शुड नेवर बी मेड डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं बनना चाहिए। द एंट्रीज शुड बी मेड इन सच अ मैनर दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटरपोलेट और अल्टर देम, मतलब उसको आप चेंज ना करें, कोई नहीं कर सके, उस तरह से हम लोग को भरना है। एज सुन एज मास्टर रोल इज पास्ट, अरेंजमेंट टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेम शुड बी मेड एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब पास्ट करने मतलब क्या हुआ, अगर जो मास्टर रोल भर गया, उसके बाद सबका साइन हो गया, उसके बाद अकाउंटेंट भी पास कर दिए, तो उसके बाद क्या है आगे, उसका पेमेंट होगा। द डिटेल्स सच अटेंडेंस एंड और एब्सेंस ऑफ वर्कर्स एंड फाइन इफ एनी इम्पोज ऑन देम शुड बी रिकॉर्डेड इन इंक डेली, मतलब उसको क्या है, आपको लिखना है उस पर। द अनपेड पेमेंट शुड बी रिकॉर्डेड, kept as deposit and they should be paid later or by hand receipt, मतलब कभी होता है कि हाँ, मतलब कम मिल गया, ये हो गया, या किसी को नहीं मिला अभी, तो उस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए, और ऐसा है तो उसको रिकॉर्ड में रखना चाहिए। ड्यूरिंग मेकिंग अटेंडेंस इन मास्टर रोल, फादर्स नेम of the workers are along with their permanent address should be invariably be mentioned, मतलब हर चीज यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो ये चीज किसके लिए है कि लेबर का जो अटेंडेंस है, लेबर का जो काम है, और लेबर का जो पेमेंट होगा, उसके लिए हम लोग एनएमआर भरते थे, लेकिन अब ये सब काम भी नहीं होता है, अब एनएमआर भरने की जरूरत नहीं है। पहले मास्टर रोल चलता था, अब ये सब नहीं आता है, क्योंकि अब क्या है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है लेबर लगाती नहीं है, लेबर कौन लगाता है अब, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर। तो हाँ, तो फिर एनएमआर वगैरह का कोई अब रोल नहीं है, कि उतना टेंशन नहीं लेते हैं। अब क्या है, विभाग क्या है अपना, विभाग को एमबी भरना है, एमबी भरना है, उसके बाद बुक बना, जो भी बिल बनाना है, आगे जो भी करना है वो करिए। बाकी ये सारा काम अब कॉन्ट्रैक्टर का हो गया, वो अपना रिकॉर्ड रख रहा है, अटेंडेंस रख रहा है, पेमेंट कर रहा है, ये कर रहा है, सारा काम वो कर रहा है। तो आपको लेबर नहीं, लेबर का काम ही नहीं करना है। प्लस आपको पहले एक और चीज बताया कि मटेरियल वगैरह, उसका भी आपको अब टेंशन नहीं होगा कि मटेरियल सप्लाई हो रहा है, तो उसका मेंटेन करना है, बुक को, रिकॉर्ड को, कितना मटेरियल निकला, कितना बचा, कितना क्षति हो गया। हाँ। हम्म।
उसमें भी देखिए काम क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, समझ गए। मनरेगा में हाँ होता है कुछ डिपार्टमेंट में, कुछ डिपार्टमेंट में चलता होगा, ठीक है, लेकिन आपको पीडब्ल्यूडी में नहीं मिलेगा उस तरह का चीज़। अब पीडब्ल्यूडी में भी हम तो नहीं देखे हैं, हम भी काम करके तो आए, तो एनएमआर वगैरह अब खत्म हो गया है। बट एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि काम करा रहे हैं तो हर जगह एक एक फॉर्मेट बना हुआ है, एनएमआर ही नहीं कुछ और भी फॉर्मेट अब यूज होता होगा। तो उसमें क्या है, आपको सारा इसी तरह का चीज रहेगा, उसका नाम रहेगा, पता रहेगा, काम क्या किया वो रहेगा, उसका रेट रहेगा, और पेमेंट का जो टोटल पेमेंट है उसका रहेगा, प्लस अथॉरिटीज का साइन रहेगा, जो बड़ा बाबू बोलते हैं उसको, जो अकाउंटेंट होते हैं उसको वो पास करेंगे, ठीक है, उस तरह का चीज, प्लस जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनका साइन होगा, तब उनको पैसा मिलेगा। तो इस तरह का चीज होता है। डेली वेज वर्कर जहाँ भी एम्प्लॉयड होंगे, जहाँ भी काम कराइएगा, तो उसका एक प्रॉपर इस तरह का रोल बनता है, मास्टर रोल। तो ये फॉर्मेट आप ज्यादा मतलब यूज होता नहीं मेरे हिसाब से अभी तो, इसको यूज जो सर भी डिपार्टमेंट। कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर करेगा सर, हाँ हो सकता है वो प्राइवेट लोग करे, तो इंजीनियर। उसका जो फॉर्मेट वो करेगा, उसका यस। जो फॉर्मेट होगा वो करेगा उसको, तो उसको आपको वो नहीं उतना देखना है। तो बस समझ लीजिए कि मास्टर रोल भी कोई नाम का चीज होता है। जब हम लोग डिपार्टमेंट में काम करते थे तो हम सुनते थे कि मास्टर रोल होता था पहले, अब नहीं होता, ऐसा बोलते थे लोग, ये अब नहीं होता है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल लेबर कोई नहीं है काम करता है, जो डिपार्टमेंट जिसको एम्प्लॉय करे कि चलिए काम कराइए, करिए रोज डेली वेज वाला, तो उस तरह का भी लफड़ा खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या है, एक और यहाँ पे टर्म आता है इंटरेस्ट कैश, मतलब जो भी स्टैंडिंग एडवांस की बात कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट जो है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट कैश। एंड इंटरेस्ट इज ए स्टैंडिंग एडवांस, ठीक है, ऑफ ए फिक्स सम ऑफ मनी गिवन टू सब डिवीजन ऑफिसर और सब असिस्टेंट इंजीनियर, मतलब जो अभी ये पोस्ट है सब डिवीजन ऑफिसर का, दैट इज ए, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर, टू इनेबल देम टू मेक डे टू डे पैटी पेमेंट्स। दिस एडवांस इज नोन एज इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट कैश बोलेंगे इसको। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट कैश है ये जो है एई को एक फिक्स्ड सम ऑफ मान लीजिए 20,000 या 15,000 10,000 इस तरह का पेमेंट, उसको इंटरेस्ट एडवांस जो है, स्टैंडिंग एडवांस जो है उनको दिया हमने, इसके लिए ताकि जो छोटा छोटा काम होता है, पैटी पेमेंट मतलब क्या हुआ, छोटा छोटा काम होता है उसको करने के लिए जो है एडवांस एक दिया जाता है, ताकि जो काम है वो रुके नहीं। छोटा छोटा काम मान लीजिए आ गया, ठीक है, 10-20 रुपया काम है, 50 रुपया काम है, 60 रुपया, ऐसा कुछ काम है ना, 100-200 का काम है, 500 का काम, तो ये सब क्या कीजिएगा, हर चीज के लिए लाएंगे बिल, सबको पहले पास कराएंगे, फिर वहां से पास होगा फिर होगा। तो इसको हटाने के लिए मतलब करना, वहां पे सब चीज आएगा, बिलिंग वगैरह सब आएगा, लेकिन एक एडवांस के तौर पे दे दिया गया है, इंटरेस्ट कैश दे दिया गया है, ताकि आप यूज करिए और बिल आप प्रोवाइड कीजिए बाद में, और उसको फिर क्या किया जाएगा, समायोजित कर लिया जाएगा, ठीक है, एडजस्ट कर लिया जाएगा, तो वो चीज होगा। तो ऐसा भी कुछ आएगा टर्म का भी, ठीक है। उसके बाद जो है रिसिप्ट आर एंटर्ड इन रेड इंक वाइल एक्सपेंडिचर आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन ब्लू इंक, मतलब जो जमा होगा, ठीक है, रिसिप्ट मतलब क्या होता है, जमा, तो जमा जो होगा उसको रेड इंक से हम लोग इंटर करेंगे, और जो एक्सपेंडिचर होगा उसको खर्च बोलते हैं, खर्च, तो जो खर्च होगा उसको ब्लू इंक से। तो इधर से हम लोग रेड इंक लिखेंगे, इधर ब्लू इंक, मतलब रिसिप्ट को, जमा को हम लोग रेड से लिख रहे हैं, उसको ब्लू से लिख रहे हैं। एवरी पेमेंट इज टू बी सपोर्टेड बाय प्रॉपर वाउचर, मतलब मान लीजिए आप 200 रुपये का भी कहीं खर्च किए हैं तो उसका एक वाउचर लिखा है। वाउचर क्या होता है, जो भी जैसे दुकान उकान से आप बिल लाते होंगे, कोई दुकान से कुछ खरीदे, जो बिल बिल देता है, तो उस बिल को वो देता है, तो उसको आप क्या कीजिएगा, बिल लाइएगा, पास करिएगा, तो वही बिल क्या हो गया, वाउचर हो गया, उसी को हम लोग वाउचर बोलते हैं। मतलब बिल आया, बिल पास हुआ, वही वाउचर हो गया, तो उसी वाउचर को सपोर्टिंग लगाना पड़ेगा कि हमने खर्च जो किया है, 200 रुपया भी खर्च किया है तो यहाँ किया है, तो उस तरह की चीजें, ठीक है। द इम्प्रेस्ड अमाउंट शुड बी स्पेंट वाइल कीपिंग व्यू द प्रिवेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका रखना चाहिए, ठीक है, कि हमारा जो वाउचर है, जैसे अब क्या हो गया है सीन, अब अभी जो एडवांस वगैरह का सीन खत्म होता है, अब ज्यादा नहीं एडवांस का रूल है। तो अब क्या है कि जो भी चीजें हैं, जो भी वाउचर वगैरह है, सारा वाउचर वैलिड नहीं होता है। मान लीजिए छोटा मोटा कोई दुकान है, वो खाली लिख के दे दिया, कुछ साइन वाइन होता है, नहीं होता है। जैसे आप कभी बस में ट्रेवल करते होंगे, तो एक पुर्जा काटता है, उस पर लिख दे कि जैसे यहाँ से पूर्णिया जा रहे हैं तो पुर्जा छोटा सा काट के दे देता होगा, है ना, उस पर लिख देता है कि हाँ 30 रुपया 40 रुपया लिख के दे दिया, लेकिन
उस पे कुछ रहता नहीं, तो वाउचर नहीं हो पाएगा, वो जो है प्रॉपर बिल नहीं बन पाएगा, है ना। तो क्योंकि उसमें हर चीज मेंशन नहीं है, तो ये सब कच्चा हो गया है, एक तरह से कच्चा नहीं बोलते पेपर, उस तरह से। जैसे हमारे कोई किराना स्टोर से जाके आप लिखवा लिए, वो दे दिया लिख के ऐसे, तो सब कच्चा बिल हो गया। जैसे अभी जीएसटी वगैरह आ गया, तो देखिएगा कि जिसके पास जीएसटी नहीं है दुकान उकान का, उसका वो वैलिड नहीं होता है जो बिल होता है उसका। इसका मतलब कि ऐसा हो गया कि वो जीएसटी जो है टैक्स वगैरह चोरी कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो वो सब केस है। तो हम लोग जब सरकारी विभाग में काम करेंगे तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग को जो बिल है, ठीक है, वो क्या है, जीएसटी वाला बिल लाएंगे ताकि वो प्रॉपर वाउचर बन सके। ऐसा नहीं कि हम कोई किसी से भी बिल ले लिए, लिख के दे दिया, हम लोग समझ गए हाँ ये बिल मिल गया। जैसे अभी कुछ लोग बिल में पटना सर गए थे। वैट नंबर होना चाहिए। हाँ, अब बिल में वैट हर चीज नंबर। रहता है। वेट, अब यस। वेट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, अब जीएसटी का नंबर रहता है, समझे। यस। प्लस यस सर। बिल नंबर रहेगा, डेट रहेगा, कब कटा साइन होगा, वो सब चीजें। तो जैसे अभी नीतीश और आशुतोष ये लोग, मनोज वगैरह गए थे ना पटना, तो वहां से जो ये लोग बिल सपोर्ट में लगाए थे यहाँ पे कॉलेज में, याद है। तो सब क्या लगाए थे, कच्चा कच्चा लगाया था सब लोग, कोई लिखा हुआ था ऐसे, हाँ ये यस सर। बनवाए थे, ऐसे लिखा हुआ ऐसे लिखा, तो वो सब चीज जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। मतलब कोई भी मान लीजिए बाद में अकाउंट चेक होगा, मान लीजिए कोई ऑडिटिंग होगा, ठीक है, अकाउंट का, तो चीज देखा जाएगा, ये कैसे हो गया, ये कैसे पास कर दिया आप, इसमें ये नहीं है उसमें, तो इस तरह का भी केसेस होते हैं ना। ऑडिटिंग हर जगह होता है। ऑडिटिंग का कहने का मतलब क्या है कि आपको पैसा मान लीजिए एक बजट मिला, तो आपने खर्च कैसे किया, ठीक है, प्रॉपर वे में खर्च किया है कि नहीं, किसी को दे दिया, कहीं करप्शन, कहीं कुछ, तो इस तरह की चीज को नहीं होने देना है। तो इसलिए हमको क्या है, हर चीज में पक्का रहना है। तो ये ध्यान में रखिए, जब भी काम करिएगा आगे जाके, तो आप अकाउंट्स के मामले में क्लियर रहिएगा। अकाउंट्स के मामले में आपको ऊपर नीचे नहीं होना है, हर चीज क्लियर होना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं लगा करना चाहिए कि कहीं पे आप कुछ कहीं पे कुछ छुपा रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की सर चीजें जैसे हैं। हम लोग को सर प्रोजेक्ट जो मिला सर, उसका इंस्ट्रूमेंट जैसे खरीदेंगे सर, हैमर सब खरीदेंगे, तो हैमर वाला सर थोड़ी सर जीएसटी बिल सर उसमें लगा के देगा सर। तो देखिए, अब हो सकता है कुछ अच्छे दुकान में जाइए तो वो लोग आपको हर चीज देगा। एक बड़ा सा लिस्ट लेके जाइएगा तो बना के क्यों नहीं देगा, जो अच्छा अच्छा दुकान है वहाँ से दे सकता है। तो छोटा मोटा दुकान से आप लिखवा लीजिएगा, वो बात अलग है, ठीक है। तो वो यस। डिफिकल्ट हो जाता है, वो हम लोगों के लिए डिफिकल्ट है, ये हम बताए थे आपको। वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है उसको सपोर्ट में लगाना का, कच्चा कच्चा बिल हो गया ना वो। यस। तो जब भी हो तो ऐसे एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए कि प्रॉपर साइन हो, डेट हो, ठीक है, नंबर हो, दुकान का नाम अच्छे से हो, ये सब तो होना चाहिए। यस। तो बाकी छोटा छोटा चीज होता है जिसमें हर चीज में तो आपको वाउचर नहीं मिलता। मान लीजिए सही बोले कि 10-20 रुपया काम कराए, तो उसका तो नहीं मिल रहा है उसका, तो ठीक है, ये चीज तो मान्य होता है कभी कभी। चलिए, आगे जाके समझ में आएगा और चीज, ठीक है। द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट ओरिजिनली सेंड टू हायर अथॉरिटी ऑफ फॉर सैंक्शन। मतलब दो कॉपी में बनाएंगे, जो भी बिल बनाएंगे ट्रांजेक्शन का, जो बुक कीपिंग करते हैं जो इम्प्रेस्ड कैश का, 2 कॉपी में बनाएंगे, एक कॉपी को ऊपर भेजेंगे अप्रूवल के लिए। उसके बाद अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड कैश शुड बी रिकॉर्ड, मतलब उसको आपको ठीक से रखना है, ठीक है। व्हेन नेसेसरी यूज्ड यूजुअली एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर मंथ बाय सबमिटिंग द अकाउंट ऑफ द मनी स्पेंट एंड शोइंग द बैलेंस। मतलब एक महीना आपने जो खर्च किया उतना मनी स्पेंड में दिखा रहे हैं, एक्सपेंडिचर में दिखा रहे हैं, और बाकी जो पैसा बचा बैलेंस, वो भी दिखा रहे हैं कितना पैसा बचा हुआ है। तो इस तरह का हम लोगों को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरह का देखिए यहाँ फॉर्म है इंटरेस्ट कैश अकाउंट का, ये भरना पड़ेगा, ठीक है, और दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज भी एक फॉर्म है इंटरेस्ट कैश अकाउंट का, वो भरेंगे। देखिए यहाँ पे अब आगे हमारा इंडेंट की बात करते हैं। इंडेंट किसी को पता है क्या होता है? इंडेंट मतलब क्या हुआ? कोई नहीं पढ़े हैं? नहीं सर। तो इंडेंट देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारा स्टॉक है, मटेरियल का स्टॉक है, तो हमको कैसे मिलेगा वो स्टॉक? क्या हम बोल देंगे या एक एप्लीकेशन लिख के दे देंगे तो मिल जाएगा? तो ऐसा अब नहीं है। इसके लिए क्या होता था, पहले इंडेंट भरना पड़ता था। इंडेंट का मीनिंग क्या हुआ
कि इंडेंट उसके लिए भरते हैं जब आपको कुछ मटेरियल का डिमांड है। सपोज कि आप काम करने के, आपको मान लीजिए आपको चाहिए प्रिंटर चाहिए, आपको पेपर चाहिए कि पेपर खत्म हो गया, ठीक है, हर तरह की चीज़ें, पेन खत्म हो गया, कॉपी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये तो इस तरह की चीज़ें हम बोल रहे हैं। तो जो भी मटेरियल्स जो है आपको कम रहा है, आपको लेना है किसी से, तो आपको इंडेंट भरना पड़ेगा। किसी से नहीं, मतलब कहने का विभाग से, या सॉरी विभाग बोल रहे हैं, जो ऑफिस है, तो ऑफिस से आपको लेना है तो कोई भी मटेरियल आपको लेना है तो क्या करिएगा, स्टॉक से अगर लेना है तो इंडेंट भरेंगे हम लोग। तो इंडेंट में क्या होगा, आपका पूरा नाम रहेगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपका नाम रहेगा, जो आप लेना चाहते हैं उसका नाम उसका रहेगा आइटम का, उसके बाद नंबर्स रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो है उसका सारा उसमें क्या होगा, साइन होगा, जैसे आपका साइन होगा। उसके बाद क्या है, जो सप्लाई, जो भंडार पदाधिकारी होता है वहाँ का, जो सप्लाई ऑफिसर है, उसका साइन रहेगा, ठीक है, प्लस सारा सिग्नेचर जब हो जाएगा, मान लीजिए जैसे सब डिवीजन ऑफिसर है, वो इंडेंटिंग ऑफिसर है, उनके ऑफिस से सामान आपको लेना है, तो वो साइन कर देंगे कि हाँ साइन दिया जा सकता है, वो साइन करके साइन कर देंगे, ठीक है, तो वो साइन कर देंगे। फिर आपको क्या है, वो एक कॉपी आपको, वो क्या है, इसमें फॉर्म रहता है, तो एक आपको वहाँ से स्टोर में रिकॉर्ड में रह जाएगा कि हाँ इतना सामान इनको मिल गया, तो उसमें 2 पेज एक बीच से फटता है वो, तो उस तरह का चीज रहता है। तो एक इंडेंट भरिएगा तो उतना सप्लाई आपको मिल जाएगा। तो जो ऑफिस में जो सप्लाई ऑफिसर है ना, जो भंडार देख रहे हैं, जो स्टॉक ऑफिसर हैं, स्टॉक्स को जो ये कर रहे हैं, जो सप्लाई ऑफिसर हैं, वो क्या करेंगे, ऑन डेट बेसिस आपको सामान इशू करेंगे और फिर आपसे साइन करवाएंगे, साइन कीजिए कि आपने ये सब चीज ले लिया है। तो आप वहाँ साइन कीजिएगा कि हाँ ये हमने ये रिसीव कर लिया, तो रिसीविंग ऑफिसर साइन कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल है आपने ले लिया है। तो आपको इंडेंट भरना है, आपको जो ए से साइन करवाना है, फिर आपको सप्लाइंग ऑफिसर से ले लेना है सामान और वो आपसे साइन करवा लेगा, रिसीविंग का डेट वगैरह डलवा लेगा। तो इस तरह का एक फॉर्म है जो आपको इंडेंट भरना पड़ता है कोई भी मटेरियल आपको चाहिए तो इंडेंट जो है मटेरियल लेने के लिए हम लोग भरते हैं। तो मटेरियल्स फ्रॉम स्टॉक्स आर इश्यूड ऑन डिमांड इन प्रॉपर फॉर्म नोन एज इंडेंट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसडीओ और एई और इंचार्ज ऑफ जो वर्क होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा। तो ये सब चीज आएगा। इंडेंट फॉर्म इज प्रिपेयर्ड इन 4 कॉपीज, ठीक है। An entry of the quantity of stores issued is made on all copies of indent received over the signature of storekeeper, ठीक है। तो 1 copy of the intent is written by the storekeeper, the second is written at once the intending officer जो साइन कर रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ कॉपी आर सेंट टू डिवीजन, मतलब थर्ड एंड फोर्थ को ऊपर भेजना है। तो क्योंकि सब चीज जुड़ा हुआ है आपको डिवीजन ऑफिसर से, तो जो भी यही करेंगे तो सारा रिपोर्ट ऊपर भी जाएगा, ठीक है, कि हमको आप जो सप्लाई दे रहे हैं इसमें ऐसे ऐसे खर्च भी हो रहा है, उनको भी तो पता चलेगा। तो वो चीज है। तो ये इंडेंट का मतलब हुआ कि जब आपको मटेरियल चाहिए तब आप भरते हैं। और आगे देखिए, इनवॉइस की अगर बात करें तो इनवॉइस क्या होता है बताइए। इनवॉइस क्या होता है, देखते हैं, जनरली लिखा रहता है, अब बिल वगैरह भी देखिएगा किसी का प्रिंटेड बिल में रहता है इनवॉइस लिखा रहता है। तो जो इंडेंट अगर जो भरते हैं, इंडेंट इज फाइल्ड बाय इंटर्निंग ऑफिसर along with invoice, then it is sent to the storekeeper or issuing officer। तो उसमें भी एक इनवॉइस रहता है। इनवॉइस कहने का मतलब है कि जिसमें आपको क्या है, देखिए ऊपर आपको फॉर्म दिखेगा, इनवॉइस का फॉर्म भी दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे इंडेंट स्टोर्स का लिखा हुआ है, ठीक है, क्या चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ पास हो गया और फिर वहाँ पे एक तरह का ये इनवॉइस बन गया, इनवॉइस ऑफ स्टोर सप्लाइड, मतलब वो बिल बन गया एक तरह से, समझे, जो इनवॉइस हुआ एक तरह क्या है, बिल है। तो ये क्या हो गया आपका, जो यहाँ पे सप्लाइंग ऑफिसर रिसीविंग ऑफिसर का इसमें साइन है, तो ये हमारा इनवॉइस है जिसमें हमारा एक तरह से ये बिल हो गया उस चीज का कि ऐसा ऐसा चीज यहाँ से इशू हुआ है, ठीक है। तो उस तरह का इनवॉइस हुआ। प्लस इनवॉइस का नाम अभी आप लोग बिल में भी सुनते हो खूब, उन पे लिखा रहता है इनवॉइस, है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टॉक रजिस्टर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जो स्टॉक रजिस्टर है उसको भी हम लोग को भरना होता है कि इतना इतना निकल गया, कौन लिया नहीं लिया वो सब लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब भी मेंटेन किया जाता है जो सरकारी जगह पे है उसमें। तो इनवॉइस वगैरह में क्या है, ठीक है,
जो इनवॉइस होगा वहाँ पे द इशूइंग ऑफिसर इशूज द मटेरियल एंड देन फिल्स द इनवॉइस एज द एक्चुअल मटेरियल इशूड, ही देन रिटर्न्स द इनवॉइस टू इंडेंटिंग ऑफिसर, जो आपके एई हैं, जो एसडीओ है। The intending officer returns the same to a storekeeper after signing it as a token of acknowledgement of the receipt of the material। मतलब उसको आपको कीप करना है एज ए स्टोर कीपर, जो वहाँ पे होगा वो उसको रख लेगा कि हाँ ये एक्नॉलेजमेंट है, मतलब वो उसके पास ये प्रूफ हो गया इनवॉइस कि हम इसको दिखाएंगे तो हमारा ये हो गया कि ये इतना मटेरियल हम खर्च किए हैं, इन्होंने लिया है। तो इस तरह से वो इनवॉइस बन गया, वो उसके रिकॉर्ड में रहना चाहिए। वो मिसिंग हो जाएगा तो पता चलेगा कि हमारा वो मटेरियल कहाँ गया, है ना। तो इसलिए उसको मिस नहीं करना, उसको एकदम अच्छे से फाइल में रखना है, फाइल अप करके रहना है। तो यही बेसिकली है, ठीक है। अब आता है कि बिल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इंडेंट का मतलब समझिए, इंडेंट मतलब क्या हुआ, जो आप भरे, ठीक है, जो आप डिमांड किए एक्चुअली, और जो डिमांड करने के बाद मानिए जो मटेरियल आपको दिया गया है, मान लीजिए कि आपने डिमांड किया 10 किसी भी चीज को, मान लीजिए आपका प्रिंटर का कार्टेज खत्म हो गया, 10 कार्टेज आपने मांगे, लेकिन स्टोर में था हमारा 8 गो था, तो आपको 8 इशू किया गया, ठीक है। तो 10 आपने मांगा था लेकिन आपको 8 ही मिला, तो 8 जो है इनवॉइस में आया, ठीक है। लेकिन इंडेंट आप जो भरे थे वो डिमांड कितने किए थे, 10 का। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, जो एक्चुअल क्वांटिटी है जो इसमें आएगा इनवॉइस में, ठीक है। अब आइए बिल्स की बात करते हैं। तो बिल वगैरह जो होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप का बिल आपको एक सुनने को मिलेगा। तो ये है, तो बिल इज क्या है, आपको एक मतलब जब आप काम करा देते हैं तो जो काम हो गया, मान लीजिए जो मटेरियल आप सप्लाई कर दिए, जो लेबर सप्लाई कर दिए, जो भी काम, जिस तरह काम होगा नेचर का, तो काम कराने के बाद आपने जो डिटेल अकाउंट है वो क्या है, जो आप क्लेम करते हैं कि हमारा इतना काम हुआ है, उसका बिल। तो उसको क्या है, जब बिल बनेगा तो जितना भी आपका जो क्वांटिटी आपने नोट किया एमबी में, उसको क्या है जस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके एक बिल तैयार किया जाता है। तो पहले क्या था कि बहुत तरह का फॉर्म आता था, बहुत सारे फॉर्म जो है बिल भरने के लिए अलग अलग फॉर्म जो है निकलते थे, जैसे फॉर्म 24 दिख रहा है, 27 दिख रहा है, इस तरह का फॉर्म हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये सारा फॉर्म जो है ऑनलाइन हो गया है। तो आपको करना क्या होता है, पहले तो फिजिकल फॉर्म को भरना पड़ता था, सब चीज, सब फॉर्म को उसमें भर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको जो अकाउंट क्लर्क होता था, अकाउंट ऑफिसर जो चेक करते थे, उसको रेड पेन से चेक करके हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, 2 4 आदमी, उसका टाइम बहुत लगता था, प्लस उसमें चांसेस रहता था कि कहीं गलती हो सकता है, कहीं कटकुट हो सकता है, कहीं कुछ। तो इस तरह का अब क्या झंझट नहीं है, अब ये ऑनलाइन हो गया है। मतलब अब क्या होता है कि जो भी आपका बिल बनता है अब ऑनलाइन भरता है, सारा क्वांटिटी आप जितना निकाले एमबी में, सारा आप क्या कीजिए भर दीजिए ऑनलाइन सिस्टम में। और उसमें क्या होगा, क्वांटिटी जैसे ही भरा, ऑटोमेटिकली रेट उसमें लिखा रहता है, तो रेट से मल्टीप्लाई होते होते टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। और जितना उसमें ऐड करना होता नहीं है, 10%, 5%, 1%, इस तरह से ऐड होते जाएगा और टोटल आपका निकल के आ जाएगा। तो वो टोटल होने के बाद हमारा बिल रेडी हो गया। तो उस तरह से अब बिल बनता है। तो पहले क्या था कि पहले बिल जो बनता था वो फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते थे, उसमें बनता था। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो आपका मेजरमेंट बुक है उससे एब्स्ट्रैक्ट बनता था कॉस्ट का, ठीक है, उसी पे बिल बनता था। तो वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ बिल यूज फॉर पेमेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क आर गिवन, ठीक है, गिवन बिलो नीचे दिया हुआ है। यूजुअली व्हाइट फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर रनिंग बिल्स एंड येलो फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर फाइनल बिल्स। मतलब रनिंग बिल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे काम चल रहा है तो बीच बीच में क्या होता है, बिल पास होता है ना। मतलब काम हो गया, एक पार्ट हो गया, और मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कर रहा है कि हमको बिल बनाइए, मेरा जो है मतलब होता है ना कि मान लीजिए बहुत काम है, करोड़ों का काम है, तो एक बार में पूरा करोड़ तो वो नहीं लगा पाएगा, पूरा काम खत्म करके बिल दीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। तो पार्ट वाइज में इसको पेमेंट होते रहता है, ठीक है, बीच बीच में पेमेंट मिलते रहता है। तो उस तरह का चीज है। तो उसमें रनिंग बिल्स हो गया और फाइनल बिल्स हो गया, तो लास्ट में हम लोग फाइनल बिल बनाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। तो जैसे देखिएगा, पहले आपको फॉर्म 24 जो दिख रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल बिल बोल रहा है। दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर बोथ फॉर वर्क्स और सप्लायर्स व्हेन अ सिंगल पेमेंट इज टू बी मेड। मतलब एक ही पेमेंट करना है, मतलब कोई छोटा काम हो, पैटी वर्क्स है, तो उसमें क्या है कि हम लोग एक ही बिल में उसका काम हो जाए, तो उस तरह को हम लोग फॉर्म 24 बोलेंगे।
फर्स्ट एंड फाइनल बिल। रनिंग अकाउंट बिल का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका पेमेंट करना है एनी वर्क, जो काम हुआ, मेजरमेंट लिया आपने, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को मान लीजिए चाहिए पैसा, तो उसको क्या है, आपको आपको बोलेगा सर बिल बनाइए, ठीक है। तो एट इंटरवल कोई काम हो गया मान लीजिए हमारा, हम उसका पेमेंट कर सकते हैं, ये होता है रूल, ठीक है। कि जैसे आपका अर्थ वर्क हो गया, आपका जो है मानिए स्टोन मेजनरी का वर्क हो गया, तो उतना का पेमेंट आप कर सकते हैं, ऐसा होता है काम में, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा काम होता है, प्रोजेक्ट होता है, तो ऐसा हम लोग उसका बिल रोक नहीं सकते हैं पूरा, ठीक है, कि लास्ट में पेमेंट करेंगे, तो उसको क्या है, आपको बिल देना पड़ेगा। तो ये सब हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अभी के लिए एज ए सिलेबस आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए अभी याद रखना है सब चीज़ों को, ठीक है, ताकि ये सुनने को भी आगे मिलेगा। उसके बाद फाइनल बिल जो है आपका, देखिए फाइनल पेमेंट जब करते हैं, ठीक है, तो उस समय आपको ये बिल आपको भरना पड़ेगा। द फाइनल पेमेंट विद नो एडवांस इज आउटस्टैंडिंग एंड व्हेन इंटरमीडिएट पेमेंट्स हैव बीन मेड। मतलब सारा पेमेंट हो चुका है, कोई एडवांस वगैरह भी उस पर नहीं है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तब जाके आप ये बिल बनाइएगा, जो फाइनल बिल सी है वो। उसके बाद अलग अलग है, आप यहाँ देखिए रनिंग अकाउंट बिल ए, दिस फॉर्म इज यूज फॉर एडवांस पेमेंट विदाउट एनी मेजरमेंट फॉर वर्क्स ओनली एंड नॉट फॉर सप्लाई। मतलब काम के लिए हम लोग भी, ये सब भी रेगुलेशन है कि हम लोग कहीं पे ऐसा पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा नीड होता है, ठीक है, तो ये सब भी हो सकता है। अगर हम लोग रनिंग अकाउंट बिल बी की बात करें, दिस फॉर्म इज यूज फॉर secured advance payment of for works only. This form is also used for running payments, partly for secured advance, partly for advance and partly for measurement works भी हम लोग इस बिल को बनाते हैं। मतलब थोड़ा सा एडवांस देना है सपोज, और हम लोग कुछ काम किया है और उससे ज़्यादा उसको पेमेंट चाहिए, कोई वैलिड रीजन होगा, कुछ होगा, तो उस तरह में ये कर सकते हैं। फिर अगर फाइनल बिल बी जो बोला आपको, येलो फॉर्म, दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर पेमेंट फॉर फाइनल बिल if the recovery of secured advance payment is already made and is to be adjusted, ठीक है। if the advances are recovered previously then final bill is prepared on final bill C। मतलब मानिए कि हमको एडवांस के ऊपर नहीं है, कोई सेक्योर्ड एडवांस कुछ है नहीं, तो नहीं है तब तो हम फाइनल बिल सी बनाएंगे। अगर उस पर कुछ है और उसको एडजस्ट करना है इस बिल में, मानिए उसको उसने 20,000 रुपया उसके ऊपर है, ठीक है, उसका अभी बिल बन रहा है 2 लाख का, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, उसको 2 लाख का बिल नहीं देके उसको 20,000 यहाँ मैनेज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, और बाकी पेमेंट करेंगे, तो उस तरह का बिल हम लोग इससे बना देंगे। रनिंग अकाउंट बिल डी की बात करें, दिस फॉर्म इज यूज फॉर मेकिंग एन ऑन अकाउंट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन लमसम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ 27 देखिए, इसमें क्या है, फाइनल बिल जो है, दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइनल पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑन लमसम कॉन्ट्रैक्ट। तो उस लमसम कॉन्ट्रैक्ट में इसका हम लोग यूज करेंगे, जो 27 आपको दिखा। तो ये सब बिल जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है, ये आपको वहाँ जाइएगा तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, इसका फॉर्म्स दिखेगा। बिल का जो बेसिक है बिल का वो क्या है कि उसमें हमको क्वांटिटी लिखना है, आइटम्स लिखना है, ठीक है। तो आइटम्स जनरली उसमें उसको क्वांटिटी आपको देना है, और पूरा उसका टोटल ऐड होके लास्ट में देखिएगा जुड़ के सब आ जाएगा। तो उस तरह का एक बिल फॉर्म रहता है जिसको भरना पड़ता है, तो ये आपको करना पड़ेगा एज ए जेई, जो है बिल बनाना पड़ता है आपको, और उसको फिर आगे जो एई हैं, उसके आगे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वहां तक बिल ये जाके पास होगा। तो आप करिएगा, आपका साइन रहेगा, फिर ऊपर जाएगा एई का साइन रहेगा, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसको पास करेंगे। तो इसमें तीनों लोग रहेंगे, समझे, जो भी बिल बनेगा, जो भी बिल पास होगा। अब प्लस ये बिल पास कहाँ होगा, तो ये बिल जो आप बनाए, ये बिल आगे जाएगा, ठीक है, और अकाउंट ऑफिसर भी इन्वॉल्व रहते हैं इसमें पास, ठीक है, अकाउंट क्लर्क भी उसको चेक करेंगे। उसके बाद आप जो तीनों जो इंजीनियर्स हैं उनका साइन होगा, जेई एई है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तो वहां तक ये बिल जाएगा। उसके बाद फिर बिल ये कहाँ जाएगा, ट्रेजरी जाएगा, और ट्रेजरी से जो है पेमेंट किसको जाएगा, जिस पार्टी को पेमेंट जाना है, जिसका आपने बिल बनाया है, जो कॉन्ट्रैक्टर का बिल बना है, उनको पेमेंट जाएगा ट्रेजरी के थ्रू। तो एक लंबा प्रोसीजर है बिलिंग का, जो आप बिल बनाते हैं बेस्ड ऑन मेजरमेंट जो आपने लिया है, उसके बेस पे आपने को कॉस्ट बनाया, उस कॉस्ट को हम लोग बिल बोल रहे हैं, और जो बिल बना उस पर फिर पास होगा, बिल चेक होगा, ठीक है, चेक होने के बाद पास होगा, और फिर जो है अप्रूव होगा, उसके बाद फिर आगे जाएगा ट्रेजरी में, और जब ट्रेजरी पास कर देगा तब उसके अकाउंट में चल जाएगा। तो इस तरह से बिल पास होगा।
तो ये केस है इस बिल के केस में, ठीक है, समझे इस चीज को। यस सर। एक और चीज अगर हम बोले वाउचर क्या होता है, तो वाउचर अभी बताए थे आपको कि जो रेसिप्ट है, मान लीजिए जो आपको किसी सप्लाई का, किसी वर्क का जो रेसिप्ट मिलता है ना, वही है, उसको अगर हम पास कर देंगे तो वो वाउचर बन गया। उस वाउचर को भी रखना है। मान लीजिए कुछ वाउचर कहीं खर्च हुआ, पेमेंट हुआ, तो ये सब चीज जो है वाउचर में रहता है। तो पहले ये सब काम होता था कि वाउचर मतलब हमारा कुछ एक्स्ट्रा काम कहीं खर्च हुआ है किसी भी छोटा मोटा चीज में, तो हम लोग एक वाउचर बना सकते हैं कि ये वैलिड रीजन है, इसके कारण ये किया गया, तो उस तरह का कमेंट रहेगा, उसके अगेंस्ट में ये वाउचर रहेगा। तो वाउचर इज अ लीगल रेसिप्ट फॉर proof against payment made. In case of public concerns, no payments are made without submitting the vouchers in proper form. तो वाउचर अगर सही फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो उसको पेमेंट नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बोला अभी कुछ देर पहले। तो वाउचर शुड कंटेन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क और आइटम, जो काम किया गया उस पर लिखना चाहिए, प्लस सब कुछ रहना चाहिए उसमें, बिल नंबर, ये नंबर, वो नंबर। तो वाउचर उस तरह की चीज है। तो इसमें है द बिल आफ्टर पेमेंट बिकम्स वाउचर, ठीक है, जो बिल हो गया, जो पास हो गया, उसी को हम लोग वाउचर बोल रहे हैं। तो जो बिल है उसका अगर पेमेंट हो गया तो वो वाउचर बन गया, उसको रखना है। जब भी ऑडिट होगा, कुछ होगा, तो उस वाउचर को दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये वाउचर है, ये ऐसे पास हुआ। तो जो भी बिल है, जिसी भी तरह का बिल हो, अगर बिल पास हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे वाउचर। एकदम ये ध्यान रखना है, ये हम लोग भी अभी भी सुनते हैं, द बिल आफ्टर पेमेंट बिकम्स वाउचर। जैसे हम लोग भी कुछ काम करते हैं तो कोई बिल है, पास हो गया, पास होने के बाद वो वाउचर बन जाता है और बड़ा बाबू उसको रखते हैं, ठीक है, एज अ लीगल प्रूफ उसको रखते हैं और वो फाइल अप होते जाता है कि ये वाउचर है। फॉर्म 28 हैंड रिसिप्ट इज द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ वाउचर। तो ये हो गया यूजुअली परचेजेज ऑफ पेटी आइटम्स हैविंग लो कॉस्ट आर मेड ऑन हैंड रिसिप्ट। तो हैंड रिसिप्ट पे भी वाउचर जो है आपका रहता है, ठीक है। एक और टर्म आपको दिखेगा यहाँ पे जो हमने बताया कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, कैश बुक, सुना है ना। सर तो इसमें जो हाँ फॉर्म बोलिए। नंबर आता है सर, फॉर्म नंबर हाँ, सबका याद रखना पड़ेगा ना सर? फिक्स है सबका ना अभी फॉर्म के लिए नंबर? हमको लगता है याद रख, हाँ फॉर्म नंबर फिक्स है, बट अभी के लिए याद रखिए। एग्जाम के लिए सर। आपको हाँ बस एग्जाम के लिए याद रखिए ताकि नंबर्स मिले। बाकी यस सर। देखिए आगे चल के ना इतना फॉर्म्स वगैरह अब जो है ना, फॉर्म्स का लफड़ा बहुत खत्म हो गया है बहुत हद तक। इतना भी यस अभी आसान हो गया पेमेंट का बनाना, बिल बनाना बड़ी आसान हो गया अब धीरे धीरे। बट ये यस सब जरूर मिलेगा टर्म आपको, रनिंग अकाउंट बिल सुनने को, फाइनल बिल सुनने को, ये सब मिलेगा। तो ये सब टर्म याद यस रखना है, लेकिन फॉर्म नंबर ही याद रखना है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बट अभी तक यस। रखिए याद। चलिए अभी कैश बुक की बात करें, तो कैश बुक जो है ये क्या है, जैसे मान लीजिए साल भर में आपको आपके ऑफिस को मिला है, ठीक है, लगभग मान लीजिए आपको मिला है 50-60 करोड़ रुपया मिला, 50 करोड़ रुपया मिला आपके ऑफिस को, ठीक है। मान लीजिए छोटा सा अमाउंट हम बोल रहे हैं, अब ऐसे मिलता बहुत ज्यादा होगा। तो 50 करोड़ आपके ऑफिस को मिला, तो 50 करोड़ जो मिला, ठीक है, वो खर्च कहाँ हुआ, 50 करोड़ आया, ठीक है, एक्सपेंडिचर में कैसे कैसे डे बाय डे जो है, डे बाय डे, मतलब एक एक साल में जो 365 दिन होता है, तो 365 दिन का हर डे बाय डे जो है इसमें मेंशन रहता है कैश बुक में, हर डे बाय डे यहाँ पे लिखा रहता है कि इतना जमा हुआ, इतना खर्च हुआ। जमा नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं लिखाएगा, ठीक है, वहां पे जो भी शेष बचा हुआ था वो लिखाएगा और जो खर्च हुआ वो लिखाएगा। तो एक तरह का कंप्लीट रिकॉर्ड है ये, अकाउंट का कंप्लीट रिकॉर्ड। मतलब अगर आपको किसी भी ऑफिस का अकाउंट संभालना है तो आप सीधा उसके कैश बुक पे जाइए और कैश बुक अगर देखिएगा आपको पता चल जाएगा इस ऑफिस में कितना काम हुआ है। A to Z चीज वहाँ लिखा रहता है, ठीक है, A to Z, छोटा से छोटा बिल, हर चीज तो आपको कैश बुक में मिलेगा, क्योंकि वो पर डे के हिसाब से उसमें हर चीज लिखा रहता है। जैसे देखिए आपको एक मैं दिखाऊं, दिख रहा है यहाँ पे कैश बुक दिखा। यस सर। ठीक है, देख पा रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो इसमें आप यस सर। देखिए जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, जो इस साइड में यहाँ पे दिख पा रहे हैं, ये चीज जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेट लिखना है आपको, हर डेट, मतलब 1 जनवरी, 1 जनवरी मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, 1 जनवरी में मेरे पास जो है कितना पैसा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
इनिशियल बैलेंस अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस अमाउंट क्या है, बैलेंस जो अमाउंट होगा बैलेंस फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आप कैश कितना है, बैंक में कितना है वो लिखना है, यहाँ पे टोटल कितना है वो लिख देना है। ओके, तो ये हो गया रिसिप्ट, मतलब कितना है, कितना आया। मान लीजिए कि एक ही बार पैसा आ गया ऑफिस में और दोबारा, जैसे अलॉटमेंट वगैरह क्या होता है बार बार आता है, एक बार नहीं आता है, तो उस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ आता है बजट में, कुछ जमा हो रहा है आपके अकाउंट में, तो उसको यहाँ प्लस करते जाना है, मतलब पीछे का जो है फिर वहां पे लिखेंगे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, उसके बाद हम इसको टोटल कर लेंगे, यहाँ पे यहाँ तक टोटल करके इसको लिख लेंगे कितना टोटल हो गया। ओके, जब पेमेंट की बात करें तो सेम डे, मतलब 1 तारीख को जो यहाँ लिखे हैं, तो 1 तारीख को यहाँ भी हमको लिखना है खर्च क्या हुआ 1 तारीख को, 1 तारीख को खर्च दिखाना पड़ेगा। ओके, तो 1 तारीख को जो खर्च होगा वो आपको यहाँ दिखाना है। सेम चीज, अगर मान लीजिए बहुत खर्च हुआ है तो पूरा लिखते जाएंगे पूरा, जितना दूर जाना है, जितना खर्च हुआ है, उसके बाद हम लोग फाइनल करेंगे। और एक क्या होता है कि जो खर्च हो जाएगा उसके बाद जो बैलेंस बचेगा आपको यहाँ लिखना होता है। इनिशियल आपको वहाँ लिखना होता है लेफ्ट साइड में कि इतना यहाँ पे पैसा है, आराम में हमारा इतना है इनिशियल। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि फिर अब कितना बचा, तो यहाँ लिखते हैं आराम शेष, और यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग अंत शेष, मतलब फाइनली कितना बचा। ठीक है, फाइनली जो रिमेनिंग है अमाउंट वहाँ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट डे चाहेंगे, सर रेड नेक्स्ट और ब्लू पेन का यूज नहीं करेंगे? क्या चीज, और ब्लू पेन का यूज नहीं करेंगे? नहीं यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, रेड और ब्लू करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक पेन से लिखेंगे। लेकिन जो भी स्पेशल चीज है, माने किसी को एडवांस, हम स्टैंडिंग एडवांस दे दिए, किसी को कुछ दे दिए, वो सब रेड पेन से लिखना है। ठीक है, जो चीज आपको अग्रिम वगैरह का चीज है उसको आपको एडवांस में लिखना है। या मान लीजिए कभी आप जो है कभी अपने खुद आप पेमेंट, जैसे मान लीजिए कभी कभी अकाउंट ऑफिसर को पैसा उनके नाम पे एडवांस दिया गया, जैसे एई को एडवांस दिया गया, तो उस तरह का एडवांस जो है उसको रेड से लिखना है। बाकी जो चल रहा है, मान लीजिए जो आया हुआ है, जो खर्च हो रहा है, उसको हम लोग को ब्लू पेन से लिखना है। तो ये एक्चुअली आपका काम नहीं है। ठीक है, एज अगर पीडब्ल्यूडी में जाइएगा, ये सब काम आपका नहीं है, ये सब काम इनका है जो अकाउंटेंट हैं, अकाउंट क्लर्क हैं, अकाउंट ऑफिसर, वो लोग ये काम इसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, बट आपको समझ लेना है कि कैश बुक भी कुछ होता है, ये जान लेना है कि कैश बुक जो होता है उसमें पूरा बजट, पूरा हर चीज रहता है, हर एक्सपेंडिचर जो है साल भर का लिखा रहेगा। और हर वित्तीय वर्ष की बात करें, वित्तीय वर्ष कहाँ से कहाँ तक होता है, जो अप्रैल है 1 अप्रैल से लेके आपको जो आपका जो मार्च है वहां तक रहता है, समझे। एक एक फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि 2020-21 फाइनेंशियल ईयर अब शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया, क्योंकि जैसे ही 1 अप्रैल आया तो 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू हो गया, और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो 31 मार्च तक ये हमारा ये ड्यूरेशन जो अभी चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर का अगर आप पूरा उठा के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा कब क्या, हर दिन का रहता है ना इसमें, तो ये वन डे हर दिन लिखता रहता है लोग, तो वो चीज आपको सारा रिकॉर्ड यहाँ से मिल जाएगा कैश बुक में। तो ये बेस्ट चीज है जिसमें अकाउंट का हर चीज यहाँ रहता है, और ये डेली मेंटेन होता है। ठीक है, हर जगह पे ये रोज मेंटेन होता है, हर शाम में इसको अकाउंट क्लर्क इसको नोट करते हैं, आगे करते हैं। और प्लस इस पे साइन होता है, सब चीज का साइन होगा, मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का साइन होगा, जो डीडीओ है, अकाउंट ऑफिसर का साइन होगा। ठीक है, तो सबका इस पे साइन होता है। ठीक है, सबका इस पे साइन रहता है, जो भी वर्कर होते हैं बोलते हैं लोग, तो उनका भी साइन रहता है। तो 2-3 लोग का इस पे साइन रहता है, हर जगह साइन रहेगा। ठीक है, जहां जहां आरंभ हो गया अंत हो गया, आरंभ हो गया अंत हो गया, तो हर जगह साइन रहेगा, हर डे में साइन रहेगा, समझे। हर डे, 1 तारीख को साइन हुआ, 2 तारीख को साइन हुआ, तो हर डे साइन रहता है कैश बुक में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यही है। जब भी कोई मान लीजिए विभाग से जब भी कोई जांच बैठेगा, जब भी ऑडिट होगा, तो सब लोग क्या ढूंढते हैं, कैश बुक को ढूंढते हैं कि कैश बुक कहाँ है आपका, क्योंकि कैश बुक जो है सारा कहानी बयां कर देगा आपके ऑफिस का। ओके, तो ये चीज है। तो कैश बुक जो है ये आप एज ए जेई आपको नहीं मेंटेन करना है, ये जो है जो अकाउंट से रिलेटेड ऑफिसर हैं, अकाउंट के क्लर्क हैं, वो लोग करेंगे। ओके, प्लस जो कैश बुक होता है, अगेन इसमें सब पेज नंबर्ड रहते हैं, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए, सारा सर्टिफाइड होता है
कि इस कैश बुक में इतना पेज है, इतना ये है, ऐसा सर्टिफाइड रहेगा। तो इसमें एक भी पेज मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, कहीं पे भी कोई खाली मत छोड़िए। एक खत्म हुआ, दूसरा एक दिन खत्म हो गया, उसको ज्यादा गैप नहीं देना, हम लोग को साइन होने पर गैप देना है, फिर लिखना है। तो इस तरह से कैश बुक जो है काफी क्लीन होना चाहिए, काफी क्लीन। क्योंकि जो कैश बुक होता है, अगर आप एक अकाउंट क्लर्क की बात करेंगे, वो लोग क्या करते हैं कि कभी कहीं रफ भी लिखते हैं, रफ में लिखा फिर उसको फेयर कर रहे हैं, तो इस तरह का भी चीज कहीं कहीं देखा जाता है। तो इससे इसलिए क्योंकि गलती ना हो कुछ, मान लीजिए कहीं कुछ प्लस माइनस में गलती हो गया, तो एक बार अगर गलती कर दी आप, तो देखिए कि आगे चल के फिर वही मिस्टेक्स और बड़ा होते चला जाएगा। तो इसलिए हर डे बाय डे लिखना है, प्लस गलती नहीं होना चाहिए कैश बुक में, ठीक है। तो ये चीज है, काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में मैंने बताया आपको। ओके, Yes, sir. तो आफ्टर द कैश बुक इज क्लोज्ड एंड फिजिकल काउंटिंग ऑफ कैश इज डन बाय द डिवीजन ऑफिसर, ए कैश बैलेंस रिपोर्ट इज मेड। मतलब एट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर बोलिए, तो जो कैश बैलेंस बचेगा, अंत शेष जिसको बोल रहे हैं, वो उतना रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर मान लीजिए 50 करोड़ आप इसमें आया, मान लीजिए आपने 45 करोड़ खर्च कर लिया, तो 45 करोड़ आपने खर्च किया, तो 5 करोड़ जो बचा ना, वो कहाँ जाएगा? वो जो है आप प्रत्यार्पण करेंगे, उसको क्या करेंगे आप? वापिस करेंगे विभाग को कि मैंने इतना खर्च किया, इतना वापिस करेंगे, तो उसका का रिपोर्ट जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और सर्टिफिकेट किसके लिए बनेगा कि जब आप किसी को इम्प्रेस्ड कैश दे दिए हैं, ठीक है, टेम्पररी एडवांस दे दिए हैं, तो इस तरह का भी रिकॉर्ड बनेगा विथ नेम कि हमने इन आदमी को, फलाना जो भी है, इनको हमने इतना टेम्पररी एडवांस, इनको इतना इम्प्रेस्ड किया, इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। इस तरह से लिखा जाएगा उसमें जो भी रहेगा। तो सर्टिफिकेट जो है आपको इससे देना है, शोइंग एवरीथिंग, टेम्पररी एडवांस, इंटरेस्ट और कैश इंटरेस्ट इतना बचा है, ये सब लिख के। तो ये चीज है। टेम्पररी एडवांस की बात कीजिएगा, तो इट इज द अमाउंट विच इज एडवांस्ड बाय डिसबर्सिंग ऑफिसर टू इनेबल हिम टू मेक टू ए सब डिविजन ऑफिसर, सबऑर्डिनेट ऑफिसर, टू इनेबल हिम टू मेक स्पेसिफिक पेमेंट्स। मतलब कभी कभी क्या होता है कि तुरंत, मतलब जो है टेम्पररी एडवांस देके काम करा लिया जाता है। मान लीजिए किसी को पेमेंट करना है, ठीक है, एट अ टाइम, तो उनको एडवांस दे दिया गया, कोई काम करा लिए, और फिर बाद में वो क्या करेंगे, बिल लाएंगे, उसको पास करके फिर वो वाउचर बन जाएगा। तो इस तरह का भी केस आता है कभी कभी टेम्पररी देने का। और इम्प्रेस्ड कैश कब देते हैं? जब वो क्या है, वो एक तरह का स्टैंडिंग एडवांस है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे ग्रांट कर रहे हैं कि ऐसे आपको दे रहे हैं। लेकिन टेम्पररी एडवांस कहाँ ग्रांट कर रहे हैं? जब हम लोग बिल को पास्ट बिल के लिए, और वो क्या है, बाद में हम उसको जो पैटी वर्क्स है उसके लिए हम लोग स्टैंडिंग एडवांस किसी ऑफिसर को आप दे रहे हैं। द अकाउंट ऑफ बोथ इम्प्रेस्ड एंड टेम्पररी एडवांस केप्ट इन इम्प्रेस्ड कैश अकाउंट फॉर्म 2। दोनों का अकाउंट का डिटेल जो है, जो भरेंगे, तो उसी तरह का सिमिलर बुक रहता है दोनों में, जो फॉर्म 2 था आपका इम्प्रेस्ड कैश का, उसी तरह का रहेगा, ठीक है। तो इम्प्रेस्ड कैश को हमेशा संभाल के रखना है, वाइल टेम्पररी एडवांस वगैरह जो है उसको संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बिल पास हो गया, क्लियर हो गया, वो खत्म हो गया। टेम्पररी एडवांस एक बार बिल पास हुआ, खत्म, वाउचर बन गया। तो इस तरह का चीज है। इम्प्रेस्ड अकाउंट इज रेंडर्ड मंथली और अर्लियर इफ रिकॉपमेंट ऑफ सम इज डिजायर्ड, बट द अकाउंटिंग ऑफ टेम्पररी एडवांस इज रेंडर्ड along with पेड वाउचर एज सुन एज पेड। मतलब जो टेम्पररी एडवांस है उसका अकाउंटिंग का डिटेल आपको तुरंत देना है, जब वाउचर हो गया पास, उसके बाद डिटेल देना है कि हमारा एग्रीमेंट जो है खत्म हो गया। तो इस तरह का चीज है, ठीक है। देखिए यहाँ कैश बुक आपको दिख रहा है। तो अभी जो है ये बहुत पुराना फॉर्म है कैश बुक का, आप देख रहे होंगे, डेट लिखा हुआ है, नंबर रिसिप्ट लिखा है, फ्रॉम होम रिसीव, अमाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, पेमेंट, नंबर ऑफ वाउचर, टू होम पेड, कैश बैंक में कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस। तो इस तरह का एक तरफ जमा का रहेगा, एक तरफ खर्च का रहेगा, जो आपको मैंने बुक में दिखाया था अभी। एक तरफ जमा का रहेगा, एक तरफ खर्च का रहेगा। तो सिमिलर बुक है। हैंड रिसिप्ट का फॉर्मेट ये हो गया, ओके, जो फॉर्म 28 आप बोल रहे थे। तो उसके बाद आपका ये सारा चीज को, मान लीजिए कहीं आपको पूछे क्वेश्चन में कि इस सारे फॉर्म्स को स्टेट करना है, तो वही सारा फॉर्म का यहाँ नाम लिखा हुआ है, जितना फॉर्म आप पढ़े हैं उसी का यहाँ नाम लिखा हुआ है। कभी कभी मान लीजिए लिस्ट करना पूछ दे एग्जाम में कि लिस्ट कीजिए कि पीडब्ल्यूडी अकाउंटिंग में कितने तरह का फॉर्म्स यूज होता है, तो आप एक बार इसको जरूर याद कर लीजिए, रट लीजिए, मैं तो बोलूँगा, ठीक है। और बाकी चीज़ आप समझे पोस्ट में तो अभी तक इसको फिर से पढ़िएगा। और जो अगर
लास्ट में हम बोले कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या है, इन केस ऑफ पब्लिक कंसर्न कंसोलिडेटेड कंप्लीशन रिपोर्ट स्टेटिंग द वर्क्स कंप्लीटेड इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एंड रिकॉर्डेड एवरी मंथ। मतलब हम हर महीना जो है एक तरह का स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा और इसमें आपको दिखाना है। मतलब इसमें क्या रहेगा, सैंक्शन जो अमाउंट आ गया, एस्टिमेटेड जो अमाउंट है, जो एक्चुअल आपने खर्च किया, प्लस जो रीजन है, ठीक है। मान लीजिए कहीं ज़्यादा अमाउंट चाहिए, एक्सेस चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं। द कंपैरेटिव स्टेटमेंट कंपेयर्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आइटम वर्क का। मतलब हमारा कहीं पे एक्सेस हो रहा है तो उस तरह का कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना पड़ेगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट सर्व्स एज अ फाइनल रिवाइज एस्टिमेट फॉर द वर्क, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मान लीजिए कि कहीं कुछ काम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कुछ क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोगों को क्या है, थोड़ा रिवाइज होना हो जाएगा एस्टिमेट, तो उसका रीजन देना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपको। इफ देयर इज एनी एक्सेस फॉर द पर्टिकुलर आइटम द पेमेंट इज मेड ओनली व्हेन द कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज सैंक्शनड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, जब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब क्या हो, जब विभाग से वो पास हो जाएगा वो चीज़, तभी जाके आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो कॉम्परेटिव वगैरह कब बनाएंगे स्टेटमेंट, इस केस में, अकाउंट के केस में, जब आपको मान लीजिए कभी कुछ एक्सेस अमाउंट हो गया, कभी मान लीजिए आइटम ज़्यादा लग रहा है और आपने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उससे ऊपर चले गए, तो इस तरह का हमको एक रेडी करना पड़ेगा रिपोर्ट और उसको पास करवाना पड़ेगा, तब जाके हमको उसका पैसा मिलेगा और बजट मिलेगा, उसको हम लोग फिर फाइनली बिल बना के पास करेंगे। तो ये है आपका अकाउंटिंग का, ठीक है। प्लस इसमें आप पढ़िए, ठीक। उसके बाद जो मान लीजिए डेफिनेशन पूछ दे, इम्प्रेस्ड कैश क्या होता है, टेम्पररी पे एडवांस क्या है, ठीक है, वाउचर क्या होता है, बिल क्या होता है, तो ये सबको आप डेफिनेशन बना के रखिए माइंड में। प्लस आप समझिए चीज़ों को, मैंने जितना चीज़ अभी बोला है, ये चीज़ आपको मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है, आपका यूट्यूब पे रहेगा, आप इसको देखिएगा, ठीक है, बार बार सुनिए इस चीज़ को अगर आप कहीं मिस कर रहे हैं। प्लस कोई भी दिक्कत होता है फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में रिपोर्ट कीजिए। प्लस इसको ध्यान से पढ़िए, ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये चीज़ क्या है, आपको